नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल GS नगरी पे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ टॉप 25 करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस अर्धसैनिक संगठन ने ई कार्यालय शुरू किया है? A CRPF, B BSF, C CISF, D ITBP। इसका जवाब होगा C CISF। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF द्वारा ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। CISF राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा बल है और हवाई अड्डों और महानगरों जैसे राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है। इसके अलावा 24 घंटे काम करने के लिए डेटा रिकवरी साइट स्थापित की गई है ताकि ई कार्यालय 24/7 के कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार ने कुछ उद्योग को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? A तेल उद्योग, B बैंकिंग, C रेलवे, D शिपिंग। इसका जवाब होगा B बैंकिंग। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में 21 अक्टूबर तक घोषित किया है, जो 6 महीने के लिए है। प्रावधान के तहत बैंकिंग क्षेत्र को लाना यह सुनिश्चित करेगा कि कानून लागू होने के बाद बैंक कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं होगी। श्रम मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र अधिसूचना जारी की है। हमारा अगला सवाल है, विश्व मलेरिया दिवस का विषय क्या है? A ज़ीरो मलेरिया स्टार्टर्स विद मी, B रेडी टू बीट मलेरिया, C एंड मलेरिया फॉर गुड, D लेट्स क्लोज द गैप। इसका जवाब होगा A ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी है। विश्व मलेरिया दिवस को हर साल 25 अप्रैल को चिन्हित किया जाता है ताकि मलेरिया के नियंत्रण और रोकथाम के लिए महत्व और अनुसंधान में निवेश किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णय लेने वाले संगठन द्वारा 2007 में विश्व मलेरिया दिवस घोषित किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस से पहले अफ्रीका मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया था और 2001 में जारी किया गया था। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? A वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, B क्लोज द इम्यूनाइजेशन गैप, C प्रोटेक्टेड टुगेदर, D आर यू अप टू डेट। इसका जवाब होगा A वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का विषय वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है और हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। सप्ताह टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो बीमारियों के खिलाफ सभी आयु समूहों में जीवन बचाने में मदद करता है। टीकाकरण द्वारा लाखों लोगों की जान बचाई जाती है और इसे एक स्वस्थ रखने की सबसे अधिक लागत प्रभावी विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में टीकाकरण में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए एक स्वस्थ जीवन को सुधारना और बनाए रखना है। हमारा अगला सवाल है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A शरद कुमार, B नीतू श्रीनिवास राव, C KV चौधरी, D संजय कोठारी। इसका जवाब होगा D संजय कोठारी। राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो देश के भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के प्रमुख हैं। टिप्पणी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री को समिति के अध्यक्ष, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शामिल किया जाता है। CVC का कार्यालय 4 साल के लिए है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या जो भी पहले हो। हमारा अगला सवाल है, भारत परिचालन के लिए हुआई के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है A राकेश सरना, B ब्रायन शेन, C सुमित वालिया एंड D डेविड ली। इसका जवाब है D डेविड ली। डेविड ली को भारत में हुआई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका में ली को हुआई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया की रणनीति, दिशाओं और देश में इसके संचालन से संबंधित सभी पहलुओं की देखरेख करनी होगी। यह उनकी जिम्मेदारियां होंगी। डेविड ली जे चेन का पदभार ग्रहण करेंगे, जो हुआई एशिया पैसिफिक रीजन के लिए अग्रणी स्थान ग्रहण करेंगे। हुआई ने कोविड-19 महामारी के दौरान तकनीकी नवाचारों के साथ ऑन ग्राउंड संचार के मुद्दे को हल करने और आवश्यक सेवाओं की कनेक्टिविटी और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों के साथ सहयोग किया है। हमारा अगला सवाल है, किस संगठन ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है?
ऑप्शंस हैं ए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, बी NHPC, सी गेल, डी NTPC। हमारा जवाब है डी NTPC। NTPC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है और विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। उपक्रम में लेह और नई दिल्ली के लिए 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल FC आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र EOI आमंत्रित किए गए हैं। NTPC की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम NVVN लिमिटेड द्वारा EOI जारी किया गया है। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 26 अप्रैल और डी 28 अप्रैल। हमारा जवाब होगा सी 26 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस प्रति वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र चेरनोबिल विस्फोटक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के स्मरण का दिन है। इस दिन का उपयोग परमाणु ऊर्जा से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था और 2016 में पहली बार मनाया गया था। हवा में 520 हानिकारक रेडियो न्यूक्लियोसाइड्स के आसपास विस्फोट जारी हुआ था और सोवियत संघ के विशाल क्षेत्रों, अब बेलारूस, रूस और यूक्रेन के क्षेत्रों में प्रदूषण फैल गया है। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी महाराष्ट्र। हमारा जवाब होगा ए मध्य प्रदेश। जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी तो उन्हें हर मास्क के लिए 11 रुपये का भुगतान किया जाएगा। मदद के लिए इच्छुक महिलाएं कॉल सेंटर के नंबर पर कॉल कर सकती हैं और अपने टेलीफोन या मोबाइल से खुद को रजिस्टर कर सकती हैं और एक महिला को एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। तैयार किए गए मास्क को सूती कपड़े से बनाकर उन्हें शहरी निकाय के नोडल अधिकारी के पास जमा करने होंगे। हमारा अगला सवाल है, वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए अमेज़ॉन, बी पेटीएम, सी फ्लिपकार्ट, डी स्नैपडील। हमारा आंसर होगा बी पेटीएम। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने लॉकडाउन को ध्यान में रखकर अपनी खास स्कीम रिचार्ज साथी को लॉन्च कर दिया है। इस स्कीम के लिए कंपनी ने पेमेंट ऐप पेटीएम के साथ साझेदारी की है, जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय मालिकों को एक अतिरिक्त आय प्रदान करेगा। इस साझेदारी के तहत अब उपभोक्ता पेटीएम के जरिए मोबाइल नंबर को रिचार्ज करके हर महीने 5,000 रुपये कमा सकेंगे। रिचार्ज साथी स्कीम के तहत यूज़र वोडाफोन आइडिया के उपभोक्ता का मोबाइल नंबर रिचार्ज करके पैसा कमा सकते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय क्या है? ए रीच फॉर गोल्ड, IP एंड स्पोर्ट, बी डिजिटल क्रिएटिविटी कल्चर रीमेजाइंड, सी इनोवेशन फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, डी पावरिंग चेंज वुमेन इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हमारा आंसर है सी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस WIPD 2020 का विषय इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर है। WIPO प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अक्टूबर 1999 में WPOD की महासभा का एक खास दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस घोषित करने के विचार में मंजूरी दी थी। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के लिए तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि यह उस तारीख के साथ मेल खाता है जिस पर 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था। हमारा अगला सवाल है, नासा द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए लाइफ, बी ब्रीथ, सी नासा लाइफ एंड डी वाइटल। हमारा ऑप्शन होगा डी वाइटल। नासा द्वारा निर्मित वेंटिलेटर को वाइटल नाम दिया गया है। वाइटल का अर्थ वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली है। इंजीनियरों ने इसको नासा की जेट पर्पल्स लैब में बनाया है। यह उपकरण 37 दिनों में बनाया गया है और यह वेंटिलेटर न्यूयॉर्क के ईकेन स्कूल ऑफ मेडिसिन के क्रिटिकल टेस्ट में पास हो गया है।
डिवाइस एक 7वें हिस्से का उपयोग करता है जो महामारी के समय आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से बचता है और इस तरह जल्दी से बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आसान होता है। वेंटिलेटर को कोविड-19 रोगियों के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? ए. कपड़ा उद्योग, बी. रसायन और पेट्रोकेमिकल, सी. समुद्री उद्योग और डी. वृक्षारोपण उद्योग। हमारा आंसर है बी. रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया क्योंकि अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान रसायनों के निर्यात में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.43% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान रसायनों का कुल निर्यात 2.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह कुल निर्यात का 14.35% है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग को पहली बार देश के शीर्ष निर्यात क्षेत्र बनने पर बधाई दी। हमारा अगला सवाल है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कृषि क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी मांग ऋण लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन हैं ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. इंडियन ओवरसीज बैंक, डी. बैंक ऑफ बड़ौदा, डी. पंजाब नेशनल बैंक। हमारा आंसर है बी. इंडियन ओवरसीज बैंक। कार्यशील पूंजी मांग ऋण अग्री WCDL एग्री की विशेष क्रेडिट सुविधा इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा शुरू की गई है। यह कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन से पीड़ित कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए किया गया है। ऋण उन सभी मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे जिनके खाते मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों और कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण गोडाउन जैसी बुनियादी गतिविधियों से मार्च 2020 तक मानक और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस योजना के तहत लिया गया ऋण 6 मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है। जो खाते मानक व कार्यशील हैं वे ऋण का लाभ उठा सकते हैं। अगला सवाल है, स्पेशल कंडक्टिविटी स्कीम के तहत म्यूचुअल फंड को सपोर्ट कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या राशि रखी है? ए. 50,000 करोड़ रुपए, बी. 10,000 करोड़ रुपए, सी. 1 लाख करोड़ रुपए, डी. 5,000 करोड़ रुपए। हमारा आंसर है 50,000 करोड़ रुपए, ए ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 27 अप्रैल 2020 को 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड MF के लिए तरलता समर्थन की घोषणा की। 27 अप्रैल से शुरू होने वाली विशेष तरलता सुविधा योजना के तहत धनराशि को मंजूरी दे दी गई है। फ्रैंकलिन टेम्पलन द्वारा 6 ऋण कोषों को बंद करने और मोचन पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने के निर्णय के बाद RBI द्वारा निर्णय लिया गया है। बैंकों को केवल म्यूचुअल फंड की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत लिए गए धन का उपयोग करना चाहिए। नियामक द्वारा की गई कार्रवाई से निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा। हमारा अगला सवाल है, LPI एवं दवा मध्यवर्तियों के विकास और विनिर्माण के लिए किस संस्थान ने LAXAI लाइफ साइंसेज के साथ भागीदारी की है? ए. भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, बी. जीव विज्ञान संस्थान, सी. ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, डी. राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान। इसका जवाब होगा ए. भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT हैदराबाद API एवं दवा मध्यवर्तियों के विकास और विनिर्माण के लिए हैदराबाद स्थित एक अन्य इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी LAXI लाइफ साइंसेज के साथ गठबंधन कर रही है। यह गठबंधन मुख्य रूप से उमिफेनोवीर, रेमडेसिविर और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की एक प्रमुख मध्यवर्ती पर फोकस करेगा। टिप्पणी, API एवं दवा मध्यवर्ती किसी भी दवा में प्राथमिक घटक होते हैं जो आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। API आपूर्ति के लिए भारत प्रमुख रूप से चीन पर निर्भर है और दवा मध्यवर्ती और पहल चीन के साथ इन सामग्रियों के आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश ने विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए. भारत, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. रूस, डी. इजराइल। हमारा आंसर होगा बी. संयुक्त राज्य अमेरिका USA।
स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह पहली बार है जब भारत और चीन, दो एशियाई ताकतें, सैन्य साजो सामान पर अधिक खर्च मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हुई हैं। भारत 2018 में 4% से बढ़कर 2019 में 3% की बढ़त के साथ 201.1 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। 2019 में यूएसए का कुल सैन्य व्यय $732 बिलियन और चीन ने $261 बिलियन खर्च किया है। अगला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 उपकरण अधिनियम गतिविधक लॉन्च किया है? ए. सीमा के बिना डॉक्टरों, बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी. वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, डी. इंटरनेशनल मेडिकल कोर। हमारा जवाब होगा बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। कोविड-19 उपकरण अधिनियम गतिविधक को ग्लोबल फंड, UNITID, CPI आदि के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। उपकरण टूल के लॉन्च से कोविड-19 के लिए निदान, उपचार और टीकाकरण के अनुसंधान और विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य कोविड-19 के उपचार को अमीर और गरीबों के लिए समान रूप से सुलभ बनाना है। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य ने घर पर दवाओं के वितरण के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन है ए. सिक्किम, बी. उत्तर प्रदेश, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. असम। हमारा जवाब होगा डी. असम। असम राज्य सरकार ने दवाओं का वितरण शुरू करने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत व्यक्तियों को जिन दवाओं की आपूर्ति कम है और जो दवा जिले या राज्य के 10 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध नहीं है का वितरण किया जाएगा। दवाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को 104 पर कॉल करना होगा और दवा का नाम बताना होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से भी पर्चे भेजे जा सकते हैं, जिसके बाद आशा और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता व्यक्तियों या उनके परिवार को दवाएं एकत्र करेंगे और वितरित करेंगे। यदि दवा की लागत 200 रुपये से कम है तो दवाएं मुफ्त में वितरित की जाएंगी और अगर कीमत 200 से अधिक है तो ग्राहक को बिल का भुगतान करना होगा। हमारा अगला सवाल है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला भारत का अस्पताल कौन सा है? ए. एम्स दिल्ली, बी. आर्मी बेस हॉस्पिटल दिल्ली, सी. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, डी. जवाहरलाल नेहरू अस्पताल। हमारा आंसर है सी. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक सफलतापूर्वक दी गई। प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक 58 वर्षीय कोविड-19 रोगी को सफलतापूर्वक दी गई है। कनाडा की एक महिला डॉक्टर ने प्लाज्मा दान किया। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति का रक्त, जो कि एंटीबॉडीज में संबद्ध है, अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा को मरीजों से ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है, जो कि किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। यह एंटीबॉडी कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकाल कर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, किस तमिलनाडु हवाई अड्डे के 3 स्तरीय अपग्रेड किया गया है? ए. सलेम एयरपोर्ट, बी. थूथुकुडी एयरपोर्ट, सी. पौंडीचेरी एयरपोर्ट, डी. मदुरई हवाई अड्डा। हमारा आंसर होगा बी. थूथुकुडी एयरपोर्ट। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने थूथुकुडी हवाई अड्डे को तूतीकोरिन हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, जो बंगाल की खाड़ी के सम्मारित तट के पास स्थित है। अपग्रेड में हवाई अड्डे के संचालन क्षमता में वृद्धि को दर्शाया गया है और अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए अधिक धन प्राप्त करने की अनुमति देगा। बड़े विमानों को अनुमति देने के लिए रनवे की लंबाई 3115 मीटर तक बढ़ाई जा रही है। यह कोची, मदुरई, त्रिवेंद्रम आदि जैसे नज़दीकी गंतव्यों के लिए उड़ान शुरू करने की भी योजना है। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य ने सर्दी, खांसी या बुखार के लिए दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए फार्मेसी ऐप लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है ए. महाराष्ट्र, बी. तेलंगाना, सी. केरल और डी. आंध्र प्रदेश। जवाब होगा डी. आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने कोविड-19 एपी फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने मेडिकल दुकानों के मालिकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ऐसे ग्राहकों का नाम दर्ज करें जिनमें सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं या कोरोना वायरस होने के अपने प्रयासों के तहत श्वसन संबंधी किसी बीमारी के लक्षण दिखते हैं। फार्मासिस्ट से अपडेट एक अतिरिक्त एहतियाती उपाय के रूप में काम करेगा जो नियमित रूप से किए जा रहे सैंपलिंग परीक्षणों के साथ होता है। हमारा अगला सवाल है, रूहदार क्या है? ए, कम लागत वाला वेंटिलेटर, बी, पंजाब द्वारा शुरू की गई योजना, सी, कोविड-19 को समर्पित अस्पताल, डी, जम्मू और कश्मीर में एक स्थान। हमारा जवाब होगा कम लागत वाला वेंटिलेटर। आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUAST अवंतीपोरा, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम रचनात्मक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो वेंटिलेटर की आवश्यकता संबंधी समस्या को हल करने के लिए सामने आया है। इस टीम ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है। टीम ने इसको रूहदार वेंटिलेटर नाम दिया है। IUST के डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर DIC से सहायता ली गई है। प्रोटोटाइप की लागत लगभग 10,000 रुपये है, परंतु बड़े पैमाने पर उत्पादित होने पर और काफ़ी कम होगा। वेंटिलेटर बुनियादी मानकों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जैसे ब्रेस्ट प्रति मिनट, श्वसन अनुपात, ज्वारीय मात्रा और इसके संचालन के दौरान लगातार दबाव की निगरानी। इस परियोजना की अध्यक्षता औद्योगिक डिज़ाइन केंद्र IIT बॉम्बे के प्रथम वर्ष के छात्र जुल्का रनान और 2 अन्य सदस्य PS वेब, आशिफ शाह और शकर नहवी ने की थी। हमारा अगला सवाल है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 का विषय क्या है? ए, सतत विकास में पशु चिकित्सा की भूमिका, बी, रोगाणुरोधी प्रतिरोधक जागरूकता से अनुयोजन तक, सी, पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण, डी, एक स्वास्थ्य ध्यान के साथ सतत शिक्षा। हमारा जवाब होगा सी, पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 का विषय पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी विश्व पशु चिकित्सा संघ WVA द्वारा शुरुआत हुई थी। यह दिन पशु चिकित्सकों द्वारा पशु स्वास्थ्य के प्रति योगदान को सम्मानित करने के लिए दिन मनाया जाता है। पहली बार विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2001 में मनाया गया था और 2011 को विश्व पशु चिकित्सा वर्ष के रूप में मनाया गया था। इस दिन विश्व पशु चिकित्सा संघ और हेल्थ फॉर एनिमल संगठन विश्व पशु चिकित्सा दिवस पुरस्कार और पशु चिकित्सकों को $2500 का नगद पुरस्कार देता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, पर अपना रिएक्शन ज़रूर से दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।